आपने और हम सब ने अपने आसपास आर्थराइटिस के पेशेंट ज़रूर देखे हैं। या तो बहुत सारे घरों में वो घर में ही है, या किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर अगर घर में नहीं है तो ज़रूर आपकी अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई ना कोई होगा जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सब प्रकार की हो सकती है, या तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब आर्थराइटिक कंडीशंस ही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस की। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में ही ऑलमोस्ट 22 से 40% तक की पॉपुलेशन, जिसमें कि फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है, वो आर्थराइटिस की समस्या से जूझ रही हैं, स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस से, जो कि नी जॉइंट का सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे। और साथ में ये जो कंडीशन है दूसरी भी कंट्रीज़ में, जैसे कि अमेरिका है या दूसरी कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो चुकी है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और हम समझेंगे कि क्या रीजंस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के और क्या किया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए। तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट रीजंस के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आर्थराइटिस, आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। तो जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी एक्चुअली हीलिंग का काम करता है। तो कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, यानी बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो साथ में हीलिंग होती है। अगर ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस एक लेवल से बढ़ जाए कि बॉडी उसको रिपेयर ना कर पाए, तो फिर वो कंडीशन पेनफुल कंडीशन में डेवलप हो जाती है, या फिर ऐसी इररिपेरेबल कंडीशंस बन जाती हैं जिसको हम सालों साल ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं होता है। और यही एक कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। ये इन्फ्लामेशन बॉडी में अगर बहुत लंबे समय तक बना रहा तो ज़्यादातर लोगों में जिनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो रिसर्चर्स भी बताती हैं वो यही बताती हैं कि जिन लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा है और जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है, उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यानी वो लोग जो कि लेबरर्स हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, जिनमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम देखी गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। पर वो लोग जो कि ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते हैं और जिनमें मोटापा की समस्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो क्या मोटापे के कारण शायद जॉइंट्स में जोर ज़्यादा पड़ता होगा? ये एक वजह लोगों को लगती है कि इसकी वजह से वो वेयर एंड टेयर जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, जॉइंट्स रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या बॉडी वजन के कारण एक तरीके से अपने आप को हील नहीं कर पाती है, और ये वजह बनता है आर्थराइटिस की। लेकिन केवल यही एक रीज़न नहीं है, क्योंकि इन मोटे लोगों में केवल नी का आर्थराइटिस या हिप का आर्थराइटिस नहीं, कई बार हाथ का या फिर उंगलियों में भी आर्थराइटिस हो जाता है, जहाँ पर आपका कोई वजन नहीं पड़ता है। तो इसका वजह ये है कि जब बहुत लंबे समय तक इन्फ्लामेशन बॉडी में रहे, ओबेसिटी के कारण, विसरल फैट बढ़ने के कारण, यानी पेट के आसपास जब फैट बढ़ जाता है, जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास फैट जब बढ़ जाता है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, ऐसे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ भी ऐसे लोगों को हो सकती है, कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे ही लोगों को जॉइंट की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको कहते हैं इन्फ्लामेशन मीडिएटिंग हार्मोन्स, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स एंड लेप्टिन। स्पेशली लेप्टिन, इसका जो अमाउंट है ये ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और चूंकि ब्लड से ही सारे न्यूट्रिएंट्स जॉइंट्स में भी जाते हैं, दूसरे टिश्यूज़ में भी जाते हैं, तो यही लेप्टिन जॉइंट्स में भी पहुंच जाता है, टिश्यूज़ में भी पहुंच जाता है। कार्टिलेजेस की प्रॉब्लम ये है कि कार्टिलेजेस जो आपके एक बार बन गए 20-25 साल की उम्र में, जो एक बार कार्टिलेजेस बन जाते हैं, सेम कार्टिलेजेस आपके पूरे जब भी आप जिएंगे 90-95 साल तक, तो सेम कार्टिलेजेस ही आपकी बॉडी में रहते हैं। इनमें रीग्रोथ और रीजनरेशन नहीं होता है सच। यही ज़्यादा लैप्टिन का जो लेवल है ब्लड के थ्रू, ये जॉइंट्स में भी पहुंचता है, जॉइंट्स के फ्लूइड में भी पहुंचता है, और ये कार्टिलेजेस को और जॉइंट्स को डैमेज करता है। और जब बॉडी का वेट कम होता है तो अपने आप ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी का वेट कम होता जाएगा, और वेट कम होने का मतलब है स्पेशली विसरल फैट, या आपका जो पेट से जो मोटापा है वो कम होना, यानी जब आपके इंचेस आपके लॉस होते हैं और फैट सेल्स कम होते हैं पेट के आसपास के, तब सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस कंडीशन में। तो ये एक वजह है बहुत बड़ी आर्थराइटिस की। दूसरी एक बड़ी वजह है, जो लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट शुगर और
कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टार्ची डाइट, मोनोसैकेराइड्स जो आप ज़्यादा लेते हैं, या शुगर बेस्ड डाइट ज़्यादा लेते हैं, या ऐसे ग्रेन्स आप ज़्यादा लेते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हों, और साथ में आपका दूसरे फाइबर का जो पोर्शन है अगर डाइट में कम हो, तो ऐसे लोगों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ब्लड शुगर लेवल काफ़ी समय तक बढ़ा रहता है। ब्लड शुगर लेवल केवल शुगर से नहीं बढ़ता, बल्कि ग्रेन से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। और हमारी आदत भी अब ऐसी हो गई कि हम फ्रीक्वेंटली खाने लगे हैं, तो जितना फ्रीक्वेंटली आप डाइट लेते हैं उतना ही बॉडी से जो शुगर जो बन के जाता है, बॉडी उस सबको टिश्यूज में पहुंचाती है। लेकिन अगर बार बार बॉडी में इस तरीके से ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। जो अपटेक होना चाहिए शुगर का टिश्यूज में, वो नहीं हो पाता है। तो जब ये बहुत लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहे, तो ये बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकेशन, ये कॉज करता है। ग्लाइकेशन का मतलब है कि ये जो ब्लड का ग्लूकोज है या शुगर लेवल है, ये ब्लड में जो दूसरे प्रोटीन्स हैं, जो कि दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि ब्लड के थ्रू प्रोटीन्स भी इधर उधर ट्रैवल करते हैं, टिश्यूज में जाते हैं, तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है या रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन की प्रोसेस में ये प्रोटीन का जो वेराइटी है वो चेंज हो जाती है, ये प्रोटीन्स मॉडिफाइड हो जाते हैं इस रिएक्शन के कारण, और ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स कहलाते हैं, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यही डायबिटीज़ कॉज कराते हैं, दूसरी बीमारियां कॉज कराते हैं, और ये जॉइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि इन सारी प्रोसेस में कुछ कार्बोनिल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ एल्डिहाइड्स बनते हैं। ये सब जो इनकी प्रोसेस होती है बनने की, रिएक्शन की, इस रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये जो कार्बोनिल प्रोडक्ट्स और एल्डिहाइड प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, ये उस ग्लाइकेटेड प्रोटीन्स को सीवियरली मॉडिफाई कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये जब पहुंचते हैं आपके जॉइंट्स में, क्योंकि जॉइंट्स में भी सारा वही प्रोटीन जा रहा है जैसा ब्लड आपका लेकर जा रहा है, तो जब ये जॉइंट्स में पहुंचते हैं तो ये कार्टिलेज को स्टिफ कर देते हैं, यानी उसको कड़क बना देते हैं। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसकी एक लचीलापन है, उसको ही ख़त्म कर देते हैं। इससे कार्टिलेजेस स्टिफ हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसा हमने कहा कि ये कार्टिलेजेस को रीग्रो करना इतना आसान काम नहीं है। नेचुरली अगर थोड़ा बहुत कार्टिलेज बचा हो या है वहाँ पे, तो बॉडी उसको हील करेगी, रिपेयर कर सकती है। लेकिन अगर पूरी तरह से कार्टिलेज डैमेज हो गया हो तो उसको नए सिरे से बनाना, रीग्रो करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब आपका थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ हो तभी आपको इसके रिपेयर की कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये दो सबसे बड़ी वजह बनती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना है? नेचुरली इन दो चीज़ों से बचना है। पहला, आपको अपने वजन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विसरल फैट के लिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है, स्पेशली पेट के आसपास जब ये बढ़ता है, या कमर जिनकी बहुत चौड़ी होती है, उनको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स अपने आप आने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी अलग अलग टाइप के कुछ केमिकल्स बनाने लगती है जो कि बीमारियां प्रोड्यूस करता है, और यही बीमारी की वजह जॉइंट है। तो आपको नेचुरली एक्सरसाइज करनी है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बॉडी का फैट सेल्स कम हो, पेट के आसपास का वजन आपका कम हो, कमर आप अपनी कम करें, थाइस की कुछ एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, कुछ आप रस्सी कूदने वगैरह का काम कर सकते हैं। नेचुरली जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो बहुत ज़्यादा नी बेस्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बनी हुई हैं जो आपको करना है। लेकिन अगर आपकी समस्या भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में दर्द होता है और ये समस्या हो सकती है, तो फिर आप एक्सरसाइज फ्रीली कर सकते हैं और आपको करना शुरू कर देना चाहिए। तो पेट के आसपास का फैट तो आपको रिड्यूस करना ही है। दूसरा, आपको जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो ग्रेन्स हैं, जैसे कि वीट और चावल के लिए जो इतना जोर अब दिया जाता है कि इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसकी वजह ये है कि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स आने लगे हैं। ये अगर आप किसी ऐसी जगह का अनाज ले रहे हैं जो कि किसान बरसों से उगाता आ रहा है, उसी को उगाता है, उसी के बीज रख के वापस उसको रीग्रो करता है, तो शायद ये अच्छी क्वालिटी के पुराने बीज हों और अच्छी क्वालिटी का अनाज हो जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बीच में कुछ अनाजों की इस तरीके से मॉडिफिकेशन की गई जो कि जेनेटिकली जिनको चेंज किया गया, कुछ कॉर्न, कुछ वीट, कुछ राइस को इस तरीके से बनाया गया ताकि वो
डैमेज ना हो जल्दी, उनको कीड़े ना खाएं और वो जल्दी जल्दी ग्रो हो, ताकि आप मल्टीपल उसकी क्रॉप्स ले सकें। तो ऐसे जब अनाज बाजार में आ गए हैं, और इन्हीं से दूसरे फूड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, क्योंकि जितने भी आप अगर प्रोसेस्ड फूड देखेंगे तो वो इसी तरीके के व्हीट से बनते हैं। तो ये जब आप बार बार लेते हैं तो इसका जो ग्लूटेन भी होता है वो एक नेचुरल ग्लूटेन से डिफरेंट टाइप का होता है, जो आपकी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और ये अनडाइजेस्टेड जो भी ग्लूटेन है ये आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है, ये आपके ब्लड में चला जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट करता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस तरीके के अनाज को लेने की आपको कोशिश कम करनी चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए 3 से 6 महीने तक आप इस तरीके के अनाज को ना लें। आप 6 महीने बाद वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने तक आप ऐसे अनाज लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे कि हमारे मिलेट डाइट जो होती है। तो आप मिलेट्स को लेने की कोशिश करें और फाइबर रिच डाइट लें। जब भी आप इस तरीके की डाइट लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होती है, और आप नट्स और सीड्स जो हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी के फैट्स होते हैं जो कि हीलिंग में मदद करते हैं, बॉडी की टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं, तो ये सब आपके कोलेजन को भी रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका डैमेज पूरा 100% डैमेज नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत जॉइंट में पेन है और आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, तो ये डैमेज को रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप इस तरीके की डाइट को अपना कम करें। फ्रीक्वेंसी आपकी डाइट की बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपको ब्लड शुगर लेवल को बार बार बढ़ाना जो है इस चीज़ से बचना है, ताकि आपका ब्लड में शुगर लेवल कम रहे और जो भी आप खाएं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो, यानी कि वो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखे। तो ये जो ग्लाइकेशन की प्रोसेस है जैसे जैसे रिड्यूस होगी वैसे वैसे ही आपकी बॉडी का जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता जाएगा और जॉइंट्स में आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा। तो 3 से 6 महीने तक मिनिमम आप ये अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें। जो नी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं वो आप सीख सकते हैं, या फिजियोथेरेपी आप इसके लिए ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आपके जॉइंट के रिपेयर में काम आते हैं या उसको हेल्प करते हैं, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन सप्लीमेंट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियली कोई भी आप ड्रग देते हैं या कॉम्बिनेशन देते हैं बॉडी को, तो अगेन बॉडी उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर पाती है। अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो आप मैग्नीशियम रिच डाइट लें और साथ में आप एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है और ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, तो आपके पेन रिलीफ में ये मदद करेगा। तो आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट 2-3 कप डालकर, आप बड़े टब है तो उसमें डालकर आप बैठ सकते हैं गर्म पानी में डाल के, और आप पूरी बॉडी को ही उसमें रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप बकेट में डाल के कम से कम 1 कप आप एप्सम सॉल्ट मिला लीजिए, पानी हल्का सा गर्म हो, और उसमें आधे घंटे तक अपने घुटनों तक आप अपनी बॉडी को या जहाँ पे भी आपकी तकलीफ है उसको डुबा कर रखिए। ऐसा आप आधे घंटे तक करिए और कंटिन्यूसली आप उसको कई दिनों तक कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जितना रिलैक्स करेगा आपकी जॉइंट्स को उतना ज़्यादा आपको पेन रिलीफ मिलेगा। बोन्स अगर आपके मिनरल डेफिशिएंट हैं तो भी आपके रिपेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उसकी वजह से ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा हो। तो आपके बोन का जो रिपेयर है उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनरल्स, सब प्रकार के मिनरल्स लें, यानी आप अच्छी डाइट लें, मिनरल रिच डाइट लें, और साथ में अपने आप को विटामिन डी दें, क्योंकि जितना ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उतनी आपकी बोन्स भी मजबूत होंगी। और दूसरे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी बहुत अच्छे से करती है। तो उसके लिए आप धूप में कम से कम आधे घंटे के लिए बैठिए। ये आपके वैसे भी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बोन के लिए बहुत अच्छा है, और आपके विटामिन डी का लेवल ये बढ़ाएगा। तो आधे घंटे तक आप धूप में ज़रूर बैठिए, और इससे पेन में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मिनरल रिच डाइट के लिए आप अच्छी जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं सब प्रकार की, वो रॉ वेजिटेबल्स की अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो वैसे ही आपको सारे टाइप के मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। और साथ में जो दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी से मिनरल्स को डिप्लीट करने की का काम करती हैं, ऐसी चीज़ों को अपनी बॉडी से अपने आप से आपको दूर रखना है। नेचुरली वो सोडा वाटर है, बहुत ज़्यादा एंटासिड का है, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बॉडी से कैल्शियम को डिप्लीट कर रही हैं या मिनरल्स को डिप्लीट कर रही हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। अगर आपकी ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए मेडिकेशंस चल रही हैं तो आप कंसल्ट करके उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से इसी तरीके से जा रहे हों
और ये सब वजह कॉज कर रहा है कि आपके धीरे धीरे बोन्स वीक होती जा रही हैं, ब्रिटल होती जा रही हैं, और ये भी वजह बन सकता है कि आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है क्योंकि बोन रिपेयर ठीक से नहीं हो पा रही है। तो ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा के ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अच्छे किस्म का जो फैट होता है बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, जो ऑलरेडी आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, और साथ में ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो अगर आप ट्रांस फैट्स लेते हैं या बाहर की चीज़ें लेने की आपको आदत है या आप तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इन सब के अलावा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिक जो पेशेंट्स रहते हैं, अक्सर ऐसा निकल के आता है कि कहीं उनके अंदर कोई सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कहीं कोई गुस्सा है या कोई ऐसी उनकी सप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं जो कि वो पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, या वो ऐसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ वो थोड़ा सा डरते हैं अपने लाइफ पार्टनर से या फिर कुछ ऐसे लोगों से आसपास के जो कि उनके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो अक्सर ये जो मेंटल प्रेशर में जब आप जीते हैं तब अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल या खान पान में गड़बड़ी की वजह से नहीं होती। नेचुरली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो कि आप अपने अंदर दबा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप मेंटल डिटॉक्स ठीक से नहीं करते हैं अपना, और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी वजह से दबा के रखते हैं या कि उसके शेयर नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी ऐसा गार्बेज आपके दिमाग में भरा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कहीं ना कहीं डिजीज़ फॉर्म करता है। तो इन सब पर भी काम करिए। कोई भी दिन ऐसा मत छोड़िए जब आप किसी भी एंगर को या किसी प्रॉब्लम को लेकर साथ में सो जाएं। जब आप सोते हैं तो आप उसको अपनी बॉडी में पूरी तरह से सेटल कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार जो बहुत पुराने हों, जो कि अभी तक आपके दिमाग में भरे हुए हैं, तो उनको सरफेस कीजिए, उनको देखिए कि क्या है कुछ ऐसा आपके अंदर में, और उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और सोचिए कि जो हो चुका आप पास्ट में या पास्ट लाइफ को अपने प्रेजेंट लाइफ में लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसे दबे हुए भावनाएं और बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, आपको डिजीज बना रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही हैं। और अगर वैसे भी आप ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ आपको पता है कि कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव नहीं हैं, या जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाती हैं, या जो आपके मन मुताबिक नहीं है, तो ऐसे लोगों से अपने मन को थोड़ा सा डिटैच करके रखिए, क्योंकि ये केवल ऐसा भावनाएं ही नहीं है, ये सब आपके अंदर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज़्यादा आप जो मेंटली आप अपने अंदर में जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो थॉट्स हैं उसको दूर करेंगे और अच्छी भावनाओं के थ्रू आप अच्छे केमिकल्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो ये सब आपकी बॉडी में जाके बॉडी को एक नई एनर्जी देते हैं और बॉडी को हील करने में मदद करते हैं। साइकोसोमैटिक अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारी बीमारियों का। तो आप इन सब चीज़ों पे काम करिए, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में काम करिए, पर मेंटल एनवायरनमेंट में काम करना मत भूलिए। और देखिए कि आपको इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा मिलता है। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।